गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया रीस। मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी सियासी जमात है। नवाज शरीफ पार्टी के कायद हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं। पार्टी का इक़्तिदार संभालने के बाद सब अच्छा चल रहा था कि अचानक नवाज शरीफ ने मरीम नवाज शरीफ को पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा देने का फैसला किया और फिर पार्टी में सब उलट पुलट हो गया। इख्तलाफात की चिंगारियां आतिशफशा बन गईं और पार्टी की सीनियर क़यादत खुलकर सामने आ गई। शेख खाकान अब्बास, मिफ्ता इस्माइल, मेहताब अब्बासी समेत कई सीनियर तरीन अफराद ने खुलकर पार्टी की पॉलिसीज पर तनकीद की। नौबत यहां तक आ गई कि मरीम नवाज शरीफ के शौहर कैप्टन सफदर भी पार्टी पॉलिसीज पर तनकीद करना शुरू हो गए। शेख खाकान अब्बासी ने मरीम नवाज शरीफ के पार्टी ओहदा संभालने के बाद बतौर सीनियर नायब सदर इस्तीफा दिया, लेकिन पार्टी को यकजा रखने की खातिर वो इस खबर की तरदीद करते रहे। हमारे प्रोग्राम में कुछ दिन कबल उन्होंने बाकायदा तरदीद की थी। लेट्स वॉच दैट। आप अभी भी सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के? जी, मैं पार्टी में हूँ जी। तो आप और मरीम नवाज शेयर करें ये ओहदा? नहीं, ओहदे जितने मर्जी हों। कितने सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के? सीनियर नायब सदर पहले मैं था, मरीम नवाज साहब है। तो दोनों साइमल्टेनियस नहीं है? 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो। सदर एक होता है। ठीक है। सीनियर नायब सदर जितने आप बनाना। अभी सब PMLN के 2 सीनियर नायब सदर हैं। और आप लोग फिर किस तरीके से पावर शेयरिंग करेंगे? मेरे पास तो कोई पावर नहीं है, पावर सदर के पास होती है। सदर आपको तफवीज करते हैं कि आप ये जिम्मेदारी पूरी कर दें। तो मरियम नवाज भी ये कहेंगे कि उनके पास कोई पावर नहीं है? नहीं, उनके पास कोई पावर नहीं है। उनको तफवीज किया उन्होंने कि आप चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन को मुकम्मल करें। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच भाई साहब। मुझे बहुत दुख हुआ, आपने हमें नहीं बताया और जाके दूसरे प्रोग्राम में बता दिया कि मैंने तो इस्तीफा दे दिया। आपके सवाल पे दुख हुआ। किस बात? बात ये है, ये अगर इसको आप मुकम्मल सच ना कहें तो झूठ भी नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टी जब खुद ऐलान करती है तो फिर आपका ओहदा खत्म होता है, क्योंकि पार्टी ही आपको ओहदा देती है। तो मैंने इस्तीफा 3 जनवरी को ही दे दिया था, जब मरियम नवाज का जिस दिन नोटिफिकेशन आया। एक घंटे के अंदर दे दिया था, क्योंकि मैंने पहले ही क़यादत को आगाह कर दिया था कि जब भी आप नई लीडरशिप लाएंगे, मरियम नवाज साहब आए या कोई और आए, तो फिर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रह सकता। नई लीडरशिप से मतलब था कि एनीबॉडी, इट कुड बी एनीबॉडी या मरियम नवाज ही? नहीं, मरियम नवाज नहीं, यानी एक नई जनरेशन की लीडरशिप लाई। मसलन हमजा, शहबाज, यानी अगर मेरे साथ कोई कलीग होते, इकबाल साहब, आसिफ साहब होते, तो उसमें शहबाज साहब हैं, कोई मसला नहीं है। नथिंग टू डू कि वो खातून है। नहीं, ना शख्सियत की बात है ना वो। ये एक जनरेशनल चेंज जब आएगा, अभी आप सीनियरिटी समझें या जो भी उसको समझें, मैं, हमारे दोस्त जो हैं, हम मियां नवाज शरीफ के साथी हैं, हमने उनके साथ काम किया है। अब एक जनरेशनल चेंज आया है, मरियम साहब आई हैं जिस तरह, तो फिर अब उनको पूरा आज़ादी के साथ पूरा मेरे जो दुख है उसको तो आपने मेरे प्रोग्राम में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस वक्त पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। जी, ये पब्लिक नॉलेज भी नहीं थी। नहीं, एक्सेप्ट नहीं, उन्होंने ऐलान नहीं किया था। उन्होंने ऐलान नहीं किया था। एक्सेप्टेड इट स्ट्रेट अवे? नहीं, एक्सेप्ट तो अभी तक एक्सेप्टेंस आई नहीं है, लेकिन अभी पब्लिक नॉलेज आ गई है। पब्लिक नॉलेज आ गई है, किसी तरह से ये मीडिया में आ गया। लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया। व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकल गया? नहीं, मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ। आप थे ही नहीं? एज सीनियर नायब सदर आपका एक ग्रुप नहीं होगा जिसमें आप सबसे बातचीत करते होंगे पार्टी के लोगों से? नहीं, कम से कम मैं ऐसे ग्रुप पे नहीं हूँ। मैं, हमारा एक पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप है जो शहबाज साहब ने बनाया था 2019 में। ओके। तो मैं उसमें हूँ, उसमें 10-12 लोग हैं। सो एक तो व्हाट्सएप ग्रुप आपने एक्सटेंशन के दिनों में छोड़ा था, उसके बाद आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ही नहीं? नहीं, वही नहीं। सो यू वर नॉट कनेक्टेड अपनी पार्टी के लोगों से? नहीं, इंडिविजुअली आदमी कनेक्टेड होता है, बट मैं किसी ग्रुप पे नहीं हूँ। तो उससे तो फिर लग रहा था कि आप ऑलरेडी आइसोलेटेड हो रहे थे। नहीं, मैं आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। मैं जमात का हिस्सा हूँ, जमात के जो काम मुझे दिए जाते हैं मैं करता हूँ। अभी क्या कोई काम मिला है आपको इस वक्त? जी, मैं हर रोज जो शहबाज साहब ने काम दिए हैं वो करता हूँ। अभी आज कोई काम है? जी, आज भी मैं 5 घंटे मिनिस्ट्री में लगा के आया हूँ। वहां पे लगा देते हैं? कौन सी मिनिस्ट्री में? फाइनेंस मिनिस्ट्री? जी, पेट्रोलियम पावर 2 में मैं। सो आप एडवाइस कर रहे हैं, आपकी डिसीजंस? जी, हम इश्यूज को देखते हैं, उसके हल ढूंढते हैं, जो कि काफी अभी तक बुरी। बहुत मिनिस्टर के साथ, जो 2 मिनिस्टर्स के साथ मैं काम करता हूँ, हल चीजों की ढूंढते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, आपने कहा कि मैंने पहली पार्टी को बता दिया था कि अगर कोई जूनियर आया तो मैं तो ओहदा छोड़ दूंगा। जब भी एक नई चेंज आई,
तो उसमें एक जनरेशनल चेंज आई, जब नए लोग आए तो फिर उसमें मुनासिब नहीं है कि हम वहां पर उर्दू पर रहें। वो एक हिजाब का रिश्ता। वही जनरेशन समझते हैं जी, शहबाज शरीफ वही जनरेशन है। शहबाज शरीफ तो हमारे से भी आधी जनरेशन ऊपर ही है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो उनको आप सीनियर ही समझते जी हैं? जी बिल्कुल। देखिए हमारे कलीग्स हैं, शहबाज साहब हैं, जो ख्वाजा साहब हैं, ये दीगर लोग जो 8-10-12 लोग हैं जो सीनियर हैं इस वक्त। सो यू वर द ओनली वन, और किसी को कोई इतराज नहीं है मरीम नवाज शरीफ की लीडरशिप? नहीं, मुझे भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा वहां रहना मुनासिब नहीं है। ये जाती फैसला है, मेरा एक असूली, मेरा जाती फैसला है। जब सीनियर 3 मेंबर्स को लगेगा कि वो अनकंफर्टेबल हैं, तो फिर आपकी पार्टी का एसेट तो सीनियर लोग होते हैं, कैसे आप आगे चलेंगे? एसेट कहीं नहीं जा रहा, वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होना मुनासिब नहीं है, ये मेरी राय है। ठीक है, तो मैंने बहुत पहले ये फैसला किया था। बाकी हम जमात के लिए मौजूद हैं, जो जमात जिम्मेदारी लगाएगी वो करने को तैयार हैं। फिर उसके बाद एक जगह पे ये बात, जब आपने इंटरव्यू आपसे पूछा गया कि मरीम नवाज आपकी लीडर है, तो आपने कहा कि नहीं है, तो आप उनको लीडर नहीं समझते या अपनी? मेरे लीडर नवाज शरीफ हैं। तो दो लीडर नहीं होते इंसान के, एक ही लीडर होता है। तो मेरे लीडर नवाज शरीफ है, मरीम नवाज की लीडर भी नवाज शरीफ साहब हैं। सो अगर नवाज शरीफ साहब नॉमिनेट कर रहे हैं मरीम नवाज को, तो फिर आपको रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए उनके डिसीजन को? नहीं, देखिए वो नॉमिनेट किया ना, तो मैं नॉमिनेशन तो मैं कबूल करता हूं, लेकिन मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा वहां रहना ना उनके लिए अच्छा होगा ना मेरे लिए अच्छा होगा। ये मेरी राय है, इसे आप माने, इख्तलाफ करें या इसको इत्तेफाक करें, वो आपकी मर्जी है। सो वी कैन से एक साइलेंट प्रोटेस्ट है अगेंस्ट? बिल्कुल प्रोटेस्ट, बिल्कुल किसी तरह से भी नहीं है। प्रोटेस्ट नहीं है, ये जमात का फैसला है, तो फैसले को हम कबूल करते हैं। ओके, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा होना, इसके मुस्बत असरात नहीं होंगे। सो जब आपने ये कहा कि मरीम नवाज लीडर नहीं है, तो आपको पार्टी से किसी ने कुछ नहीं कहा कि ये आपने क्या बयान दिया है? मरीम नवाज मेरी लीडर नहीं हो सकती, मेरे लीडर तो नवाज शरीफ साहब हैं। उसके बाद मेरे सदर शहबाज साहब हैं। सो जो वो पीएम एस्पायरेंट हैं, आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, वो उनका इस्तेकाक है, तो जब आप इस तरह की स्टेटमेंट इतने सीनियर लीडर देंगे तो उनके एस्पायरेशन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? देखें, एस्पिरेशंस कोई भी उनको उसका इजहार नहीं करता। ये एस्पिरेशन इस तरह नहीं इजहार किया जाता। आप पार्टी में होते हैं, ये पार्टी फैसला करती है कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये फैसला नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब, तमाम लोग मुशावरत से करते हैं। आप एस्पिरेंट नहीं होते जमात के अंदर। द फैक्ट के वो क्राउड पुलर हैं, द फैक्ट के नवाज शरीफ के बाद सबसे बड़े लीडर उन्हीं को माना जाता है, करिश्मा उनके पास है, ये चीजें आज की दुनिया में इंपॉर्टेंट नहीं है? जी बिल्कुल है। तो लेकिन इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब है ना। कल जो भी जमात अगर जीती, ये फैसले उसके बाद होते हैं। जमात किसकी जिम्मेदारी कैंपेन में लगाती है, कैंपेन से एविडेंट हो जाता है कि आप किसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। अगर आप जीत जाएं तो वहां पे एविडेंट हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब वर्सेस मरीम नवाज, आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब आपको यू थिंक ही यहाँ वर्सेस है नहीं ना, ये कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन आज पार्टी के सदर, मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, तो मैं उन ओहदों पर उनको ही कबूल कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे लीडर जो हैं 35 साल से वो नवाज शरीफ साहब हैं। तो अगर मरीम नवाज बन गई प्राइम मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गई तो ये फिर पार्टी का फैसला होगा। बन सकती हैं हर आदमी का, जो आदमी इलेक्शन लड़ता है, कौमी असेंबली का मेंबर बन जाए, वो बन सकता है। उनकी कैबिनेट में काम करेंगे? नहीं, मैं कैबिनेट में काम नहीं कर सकता। ये देखिए हाइपोथेटिकल सवाल हैं। नहीं, क्योंकि कैप्टन सफदर ने तो रूल आउट कर दिया, उन्होंने कहा मुझे तो नहीं लग रहा वो प्राइम मिनिस्टर। फिर आपने सवाल क्यों किया? अगर कैप्टन सफदर साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी है, मैं उनसे कैप्टन सफदर साहब इत्तेफाक नहीं कर सकता। नहीं करते आप? जी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं। आपके लिए तो बड़ी अच्छी राय दी उन्होंने। नहीं, उन बातों से इत्तेफाक करता हूँ उनसे। अच्छा, वैसे ऑन अ लाइटर नोट, आप जानते हैं पार्टी को, कैप्टन सफदर साहब मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, हमारा बड़ा एक बड़ा अच्छा रिश्ता है। हम बड़ी खुल से एक दूसरे से बात करते हैं। हमारी मुलाकात बड़ी कम होती है, लेकिन जब भी होती है तो बड़ा एक यानी बड़े दोस्ती के माहौल में होती है। उनका बादशाह आदमी है, यूं ही कहा उन्होंने। नहीं, वो भी पहाड़ी इलाके के, मैं भी, हमारा कुछ वो मजाज मिलता है। नहीं, लेकिन उस दिन हुआ क्या था कैप्टन सफदर को? नहीं, कुछ नहीं, सच बोला। जो दिल में बातें होती है वो कर देते हैं, उनकी हमेशा वो यही बातें करते हैं। कैप्टन सफदर साहब कोई बात छुपाते नहीं है, ठीक है, सीधी बात कर देते हैं। सो ये उनकी राय है जी, ऑफ कैमरा भी उन्होंने अपनी राय का इजहार कर जी। अब तो ऑन रिकॉर्ड कर दिया और डिनाई भी नहीं किया, वो कायम है उसके ऊपर। जो उन्होंने कह दिया है, उन्होंने टीवी पे कह दिया है, वही उनके ज़हन में उस वक्त होगा, दिल में होगा, उन्होंने बात कर दी है। सो इफ मरीम नवाज शरीफ इज द प्राइम मिनिस्टर, आप कैबिनेट में नहीं होंगे, आपके ख्याल से जो और सीनियर्स हैं कैबिनेट में ना मैं होऊंगा ना मुझे होना चाहिए, और जो बाकी लोग हैं तो सीनियर, ये उनका फैसला है, ये उनका फैसला। आपके ख्याल से कोई कहेगा वो भी ये सोचेगा कि नहीं हमें नहीं होना चाहिए? ये उनका फैसला है। इसमें देखिए, मतलब कोई
कैबिनेट में होना ना लाजमी है, ना कैबिनेट में ना होना लाजमी है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी हमारे शो में कहा कि मेरा लीडर शहबाज शरीफ है, तो मरीम नवाज को खुर्रम दस्तगीर साहब देखें हमसे वो एज में कम है, ठीक है, तो वो अगर मरीम नवाज साहब प्राइम मिनिस्टर बनती है उनकी कैबिनेट में हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, कौन कौन सारे हो सकते हैं, ओके, ये उनकी चॉइस है, मेरी चॉइस ये नहीं है, ठीक है। मैंने शहबाज साहब की कैबिनेट भी ज्वाइन नहीं की थी, मैंने कहा था कि नए लोगों को मौका दें, ओके, अब हमें नए लोगों को मौका देना चाहिए। मसलन आपके नए लोग पार्टी में कोई आपको लगता है कि ये अच्छे बन सकते हैं? जी बिल्कुल, 10-12 लोग हैं, बहुत पोटेंशियल है उनके अंदर, ओके, बदकिस्मती से उनको ग्रूम नहीं कर सके, हम उनको मौका देना चाहिए था, वो नहीं हुआ, बहरहाल उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो। हमजा शहबाज को तो साइड लाइन है बिल्कुल, वो उनमें पोटेंशियल है कि नहीं है? हमजा शहबाज साहब तो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के सदर थे, फिर चीफ मिनिस्टर बने, उनकी कोई ज़ाती मसरूफियात हैं तो मुल्क से बाहर है। कुछ कहते हैं ज़ाती इख्तलाफात भी हैं। नहीं, इख्तलाफात का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मुझे उनकी मसरूफियात का इल्म है। ओके, मरीम नवाज भी जो कहती हैं वो कई दिनों से कहती हैं आपसे मिलने आना चाहेंगी, उनको ज़रा सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। शाहिद साहब हमारे मुस्लिम लीग नून के न सिर्फ नवाज शरीफ साहब के देरीना साथी हैं, खानदानों से ये साथ चल रहा है, बल्कि वो हमारे फैमिली मेंबर हैं, मेरे बड़े भाई हैं। और मैं रात को देख रही थी, वो कह रहे थे कि मरियम मेरी छोटी बहन है और मैं ये चाहता हूँ कि उसको ओपन फील्ड मिले ताकि वो अपना काम करे। तो मेरा ख्याल है कि मुझे उनकी सरपरस्ती में उनके साथ मिल के मुझे काम करना है। मैं खुद जाके शाहिद साहब से मिलूंगी, उनसे दिल की बातें हम करेंगे, लेकिन वो जो आप उसमें ढूंढ रहे हैं ना, या जो मुखालिफिन उसमें ढूंढ रहे हैं, वो खुशी उनको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि शाहिद साहब एक बहुत बावफा और बासूल आदमी। चलिए, सेम थिंग जो उनके बेटर हाफ ने कहा वही वो भी कह रही हैं कि आप बावफा भी हैं, बासूल भी हैं, ऑनेस्ट है। उन्होंने कहा बादशाह 12 दिन हो गए सर इस बात को, अभी तक मुलाकात नहीं हुई। नहीं, मुलाकात संडे को उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं आऊंगी इस संडे को, जी परसों जो गुजरा है, मैं उस दिन लाहौर में था, ओके, तो मैंने कहा आप बिल्कुल ना है, मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा। मुलाकात जो है, मैं ज़ाती तौर पे ये मुलाकात मीडिया इवेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप वहां पे ये पूछेंगे कि जी हाँ राजी हो गए, नाराजगी क्या थी, तो वो यहाँ कोई नाराजगी नहीं है, नाराजी होने की कोई ज़रूरत है, नाराजगी होगी तो राजी होंगे, मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, मैं जमात के साथ हूँ। मरीम नवाज साहिबा को कोई मुशावरत चाहिए हो, कोई मदद चाहिए हो, मैं हाजिर हूँ पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में। कह रही है मैं मनाऊंगी, वो बनाऊंगा लफ्ज आई थिंक वहां पर, क्योंकि मनाया उसको ज्यादा नाराज हो, मेरी कोई किसी किस्म की नाराजगी नहीं, आप माने नहीं, मैं ये पूछ रहा, फिर वहां पर एक मीडिया फिर बात शुरू हो जाएगी, फिर मुझे 10-12 प्रोग्राम करने पड़ेंगे, आप भी पूछेंगी कि नाराज क्यों नहीं थे। So is this why you are avoiding meeting है? नहीं, मैं संडे था नहीं, तो अब मैं शायद कल परसों उनसे मुलाकात हो जाएगी। यूजुअली आपका जब वर्किंग रिलेशनशिप बहुत ज्यादा नहीं रहा मरियम नवाज के साथ? नहीं, ये बात पहले भी आ रही मुझे, दो मौके उनके साथ काफी हमने काम किया है। एक जो जीबी की कैंपेन थी, इलेक्शन कैंपेन, उसका काफी अरसा में उनके साथ रहा, ठीक, और आजाद कश्मीर की भी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें भी काफी अरसा में उनके साथ रहा। शाइख खान अब्बासी हमारे मेहमान खुसूसी हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। ये एक राय है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती, मैं एज अ वुमन मरीम नवाज की लीडरशिप को अलग तरीके से देखती हूँ, बट वो मेरा ज़ाती ओपिनियन है। बट काफ़ी जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है, वो जो जीबी की कैंपेन का कहते हैं, फिर आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, वो कहते हैं ये दो थी, और फिर उसके बाद जो लाहौर में बाई इलेक्शन हुआ है, कि ये 3 मौके मिले उनको। एंड नाउ मैं आपसे ऐसे एज ए सियासतदान पूछ रही हूँ, एक सियासी एनालिसिस के लिए पूछ रही हूँ, और वो तीनों जगह कामयाब नहीं हो सकी, अपने अहदाफ नहीं हासिल कर सकी, तो ये उनकी नाकामी थी। आपको क्या लगता है? देखिए, कामयाबी हर जगह लाजमी नहीं होती, देखा ही जाता है कि आप कैसे कैंपेन चलाते हैं, क्या आप मेहनत करते हैं, क्या अच्छी कैंपेन चलेगी तो फिर वोट मिलेंगे। जी, बहुत अच्छी कैंपेन थी, दोनों कैंपेन बहुत अच्छी थी, बहुत बड़े जलसे थे, बड़े पुरजोश जलसे थे, तो उन्होंने क्राउड पुलर होने का सबूत दिया, क्राउड्स आए, और मेरा इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो फिर वही है जो इलेक्शन में होता है। क्या हुआ? इलेक्शन में रिग हुए, ये सब इलेक्शन रिग्ड हैं। वो वाले भी? जी, दोनों इलेक्शन। ये तो आपने अभी बताया नहीं, मैंने हमेशा कहा है, वहाँ नजर आता था क्या वो मुख्तलिफ तरीके से उम्मीदवारों को बुलाया जाता था, इलाके के लोगों को बुलाया जाता था, दबाव डाला जाता था। तो ये हमारी इलेक्शन की तारीख का हिस्सा बन चुके हैं ये मामलात।
तो कुछ हम सबक हासिल कर लें तो बेहतर होगा। वरना यकीन करें, जीबी में भी और ख़ास तौर पर कश्मीर में जितने बड़े जलसे मुस्लिम लीग नून के थे, किसी जमात के नहीं थे। कौन होगा पीछे? एस्टैब्लिशमेंट ही करती है ये काम। उस वक्त हुकूमत भी वफाक में पीटीआई की थी जी, तो उनके वज़रा खुल्लम खुल्ला जलसे करते थे, ऐलानात करते थे। उनको कोई परवाह नहीं थी इलेक्शन कमीशन के अहकामात की। अभी जाके उन्होंने जो वहाँ पर फाइन लगे थे वो अदा किए। तो ये चीज़ें रही हैं, लेकिन कैंपेन उन्होंने बहुत अच्छी चलाई और कैंपेन बहुत सक्सेसफुल थी। मैं यकीन करें, मुझे खुद ये अंदेशा नहीं था कि इतनी कामयाब कैंपेन्स होंगी। और बहुत बहुत मेहनत होती है इन कैंपेन में, आसान नहीं है। डिफ़िकल्ट पहाड़ी इलाके हैं दोनों, और लंबी कैंपेन्स, 3 हफ्ते की कैंपेन्स थी। मरियम नवाज से अगर हम, अब तो बड़े ऐसे से पीएमएलएन में हैं, तो आपका रिलेशनशिप फिर प्रॉब्लली ऐसे ही रहा होगा जैसे छोटी बहनों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, तो इसलिए आपको लगता है कि वो नहीं अभी इमेच्योर है? देखिए, बहुत कम ताल्लुक रहा है। जब वो मियाँ साहब वापस गए हैं तो उसके बाद से जब वो गिरफ्तार हुई हैं तो वो पीरियड है जहाँ पर उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है। क्योंकि कादिर बलोच साहब ने कहा कि एरोगेंस है उधर, ये उनका प्रॉब्लम था। कादिर बलोच साहब की बात करनी नहीं चाहिए। उनकी बात नहीं करनी चाहिए, उनको ये बात, किसी के बारे में ये बात नहीं, पब्लिकली ये बात नहीं करनी चाहिए। बट ये उनका ओपिनियन है, ये किसी की राय होती है। ठीक है, आपकी तो नहीं है ये राय? नहीं, मेरी ये राय नहीं है। ओके। सदाम मेहताब अब्बासी ने एक प्रोग्राम में कहा कि चंद लोगों ने नून लीग को हाथ बांध के जमात बना दिया है, अब आज़ादी से बात ही नहीं की जा सकती और ये पंजाब तक सिर्फ महदूद हो गई है। वो भी सीनियर मेंबर है, उससे आप इनकी राय से मुत्तफिक हैं? देखिए, मैं राय से मुत्तफिक हूँ या ना हूँ, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये बातें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। ये पार्टी के अंदर जो फोरम थे वहाँ पर करनी चाहिए। सरदार साहब ने शायद महसूस किया है कि पार्टी के अंदर उनको वो मौका नहीं मुहैया हुआ और उन्होंने बाहर आके बात कर दी है। इस बात का भी मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन इन चीज़ों से भाम ही पैदा होता है। जब आप अपने सीनियर लीडर जब अपने मामला को पब्लिक ले जाए तो फिर मतलब ये होता है कि वो कोई फोरम ओपन है जहाँ वो जाकर नहीं है ओपन। देखिए, पार्टी में मुशावरत होती रहती है वक्तन फ़क्तन। पार्टी के दीगर 2-3 फोरम भी होते हैं, सीसी होती है, CWC होती है, जनरल काउंसिल होती है। कब इजलास हुआ था लास्ट टाइम उसका? सीसी का है 2-1.5 साल हो गया है। कैसे? नहीं, मैं ये तो फॉर्मल फोरम है ना। इसके अलावा कई दफ़ा दिन में 4-5 दफ़ा मुशावरत होती है, जो छोटे फोरम्स होते हैं। जैसे आप किचन कैबिनेट गए या जो भी उसको नाम दें, जो सीनियर लोग होते हैं, वो पार्टी में 10-15 लोग ही होते हैं, तो उनकी तो बेइंतहा मीटिंग्स होती हैं। राइट। सो आप तो करते भी नहीं पब्लिकली बात, लेकिन इन लोगों ने की, कैप्टन सफदर ने भी की। उन्होंने कहा कि जब नून लीग ने एक्सटेंशन दी जनरल बाजवा को तो फिर वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया। आप भी एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, ये आपकी राय हो सकती है। वोट को इज्जत दो का बयानिया कोई वक्ती बयानिया नहीं है। ठीक। वोट को इज्जत दो का मकसद ये है कि आप ये कहते हैं कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चले। ये बुनियादी बात है। इलेक्शन चोरी ना हो, वोट अवाम की राय का एहतराम किया जाए, ये मकसद होता है। तो इस पर आज भी मुस्लिम लीग नून कायम है। सर, इलेक्शन आप होने नहीं दे रहे। आपकी पार्टी कहती है हमने इलेक्शन ही नहीं होने देना। उसी इंटरव्यू में हमारी पार्टी कैप्टन सफदर चाहे या ना चाहे, इलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन 90 दिन में होंगे, और अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, उसको जवाब देना पड़ेगा। इलेक्शन कराना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। क्यों कहा कैप्टन सफदर ने कि 2025 में इलेक्शन होंगे? ये कैप्टन साहब भी जवाब दे सकते। सब बातें कर रहे थे खुल के, ये भी कर दी उन्होंने। किसी ने तो सोचा है कि 2025 तक हम ले जा सकते हैं इलेक्शन को। देखिए, ये हम जो सियासतदान होते हैं, हमें थोड़ा बहुत इल्म नजूम भी रखते हैं। वो जब आप सवाल करते हैं तो फिर हम उसका जवाब दे देते हैं। तो भैया मैं जावेद अजीज साहब इसमें माहिर हैं, वो आपको बताते रहते हैं। आप तो मेरा कोई ऐसा दावा नहीं है, मैं बिल्कुल कोई सिफर हूँ इल्म। लेकिन 2025 में किसी ने तो कहीं प्लान बनाया है ये, जो उन्होंने कहा। ऐसे तो नहीं कह सकते कैप्टन सफदर। कैप्टन सफदर साहब से पूछे, मैं तो कुछ आपसे कभी जिक्र नहीं किया किसी ने भी 2025। मैं पूछ आपको बता दूंगा 25 से अगले प्रोग्राम तक। नेशनल गवर्नमेंट आ सकती है पाकिस्तान में? नेशनल गवर्नमेंट भी आ सकती है, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट इलेक्शन के नतीजे में ही आ सकती है। कैसे? सब जमातें ये महसूस करें कि मुल्क के मसाइल हल नहीं हो रहे, तो मिलकर एक हुकूमत बना लें। वो नेशनल गवर्नमेंट जो कि अभी है, अभी भी तो है। नहीं, अभी तो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, इसमें अपोजिशन भी शामिल तो नहीं है ना।
नेशनल गवर्नमेंट होती है जब अपोजिशन भी हुकूमत में शामिल हो जाती है। नेशनल गवर्नमेंट सबके साथ शामिल यूनिटी गवर्नमेंट के, हाँ सब शामिल होकर पार्टी बाहर है, बाकी तो तकरीबन नहीं, वो और जमातें भी हैं। एक पार्टी भी, बड़ी पार्टी बाहर हो तो फिर ना ही हुआ ना अपोजिशन। जहां पर आप सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि मुल्क के मामलात यहां पर पहुंच गए कि हम कोई जमात अकेले मुकाबला नहीं कर सकती, तो हम सब मिलकर ये बोझ बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि जब भी मुश्किलात हो तो फैसले मुश्किल हो जाते हैं। So after election, there could be a national government. जी बिल्कुल। And if there was a national government, शायद खाकन अब्बासी could be the prime minister. देखिए, मुझे कभी किसी ओहदे का शौक नहीं है, लेकिन मैं उस ओहदे पर जहाँ मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ मैं हर वक्त तैयार हूँ। मुझे आप ऐसे PM लगा दें, ओहदा ना भी दें, मेरे पास आज कोई ओहदा नहीं है, फिर भी मैं काम करता हूँ जहाँ मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ। ये आप अच्छा करते हैं सर, लेकिन आपकी पार्टी में जो लोग हैं जिनके पास कोई ओहदा भी नहीं है लेकिन वो वजीर है, उनको कैसे देखते हैं आप? नहीं, कोई पोर्टफोलियो नहीं है उनका। पोर्टफोलियो होना जरूरी नहीं है, तो काम वज़ारत आपको एक मुकाम देती है, एक अथॉरिटी देती है, एक स्ट्रक्चर देती है, उसके बाद जो जिम्मेदारी आपकी वज़ीर-ए-आज़म लगाएं तो वो काम आप करते हैं। मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बात बता देता हूँ। ऑस्टेरिटी की बातें कर रहे हैं, मैं आपको बात कर देता हूँ। 73 में जो काबीना थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, मैं अगर आप नाम पूछो तो आप किसी वजीर का नाम आपको याद नहीं होगा। एक खुर्शीद हसन मीर साहब थे, ठीक, वो वजीर बेमहकमा थे। ओके, उनका नाम आज तक लोगों के ज़हन में वजीर बेमहकमा होने के, वो तकरीबन 5 साल वजीर बेमहकमा रहे, तो उनकी आप यकीन करें कि मुझे उनकी शक्ल, उनका नाम, बहुत अच्छे आदमी थे, वो पूरा अरसा वजीर बेमहकमा रहे। आपने तो 20 वजीर बेमहकमा बना दिए। नहीं, हमारे पास सिर्फ जावेद लतीफ साहब हैं, इधर भी बेमहकमा, उधर भी बेमहकमा, तो ये थोड़ी सी ज्यादा हो गया। ऐसे PMs हैं, ये हला प्राइम मिनिस्टर पे छोड़ देना चाहिए कि कितने किसी को भी वजीर बेमहकमा नहीं। हाँ, नहीं वजीर तो वही 46 या 48 बनते हैं, उसके ऊपर आप बना नहीं सकते। सर, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कैबिनेट का, आपका स्ट्रेचर काफी ऊपर जा रहा है कि आपने नहीं ली है वजारत। नहीं, और काम कर रहे हैं, सच है वो, सच जो आदमी भी काम कर सके आप वो वजीर वजीर नहीं, ऐसे PMs हैं, उनको आप इस्तेमाल करें स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। एग्जैक्टली। मैं ये भी आपको बता दूं कि आप किसी जब MNA को वजीर बनाते हैं या SAPM बनाते हैं या एडवाइजर बनाते हैं किसी MNA को या सेनेटर को, तो हुकूमत का खर्चा कम हो जाता है। अब ये आप मुझे मैथमेटिकल फिगर में डाल देंगे, सर खर्चा हो ही क्यों? आपकी तनख्वाह तकरीबन आधी हो जाती है। राइट, ठीक है। उसके बाद यकीनन आपको एक गाड़ी मिल जाती है। टोटल जो वजीर को मिलता है वो MNA से, MNA के अलाउंसेस डाल के तनख्वाह होती है, उसका आधा होता है। मैं बता देता हूँ ना, नहीं फ्री लंच ही है, फ्री लंच नहीं होता दुनिया में। मैं आपको बता देता हूँ, जब MNA आप होते हैं तो सारे अलाउंसेस डाल के तकरीबन 3.5 लाख रुपए महीना आपको मिल जाता है, अलाउंसेस डाल के। मैं MNA था, फिर मैं वजीर बन गया, तो मेरी तनख्वाह होगी 2,15,000। ठीक है। फिर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, मेरी तनख्वाह होगी 1,35,000। अब मुझे समझ आई आप क्यों नहीं वजीर बन रहे। You explained it very nicely. Thank you so much. ये कहना कि इससे कोई मुल्क का खजाना खाली हो गया है, वजीर को आप 300 लीटर पेट्रोल देते हैं, एक गाड़ी देते हैं जो अक्सर पुरानी होती है, एक ड्राइवर देते हैं। ये I still think austerity measures को कम से कम symbolically follow करें, but you have your opinion, I have mine. देखिए, आप I think दिल में आप भी समझते हैं, इसलिए नहीं बने वजीर आप वजीर इसलिए ना बनाएं कि उस पे हुकूमत का खजाना खाली हो जाए, ये बात दुरुस्त नहीं है। एक आदमी एक छोटा सा फैसला भी दुरुस्त कर देना, ठीक, उसके असरात सैकड़ों अरब तक हो सकते हैं। ये बात आपकी ठीक है। मैं ज़्यादा वजीर बनाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये जो इल्जाम लगाया जाता है जो मुल्क का खजाना खाली होगा वजीरों की वजह से, ये बात दुरुस्त नहीं है। राइट, विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। शाहिद साहब, आपने भी एज प्राइम मिनिस्टर काम किया उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ। मैंने पहले भी आपसे ये सवाल पूछा था, आपने कहा मैं तो अपने डिसीजंस खुद ही लेता था, लास्ट टाइम आपने ये कहा। अब तो बहुत सारी खुद जनरल बाजवा की जो कन्फेशंस आ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक कि वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की, या फिर ये कि मुझे पता है कि ये रिस्क थे पाकिस्तान के लिए PTI, व्हाट डू यू थिंक? मुझे इन बातों का पता नहीं है,
लेकिन अगर ये बातें दुरुस्त हैं जो सामने आ रही हैं, जो बाजवा से मंसूब की जाती हैं, या इमरान खान साहब तो खुद ही फरमाते रहते हैं, ये दोनों आइन तोड़ने की बात कर रहे हैं। दोनों कि इन्होंने अपने ओहदों से इनहराफ किया और आइन तोड़ा। मैंने 10 महीने जनरल बाजवा साहब काम किया, मुझे कभी उनकी तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आई, कोई मैंने उनको किंग या सुपर किंग, पता नहीं ये क्या चीज होती है, बनते हुए देखा। खान साहब ने कहा वो सुपर किंग थे। जी, खान साहब को अब याद आया ना, अप्रैल 10 तक तो नहीं थे सुपर किंग, उस वक्त वो 10 अप्रैल के बाद सुपर किंग हो गए। सर्विस में बताना जरा मुश्किल होता जी, है। तो फिर ना बताएं, अगर आप में हिम्मत नहीं है तो उस वक्त बता देते तो दुरुस्त था। दैट स्मार्ट कि उन्होंने उस वक्त नहीं बताया। तो इमरान खान किसकी क्या कहते हैं, तख्लीक कहते हैं, क्या कहते हैं, किसकी क्रिएशन? जी, किसकी? जनरल बाजवा की तो नहीं थी। जी, ये भी तारीख आपको बता देगी किसकी क्रिएशन थे। बहरहाल वो बातें रहने दें, लेकिन मैंने कोई ऐसी बात ना उनकी तरफ से कभी आई है ना सुनी है। उस वक्त कुछ मामलात ऐसे हुए जिनसे मुझे इत्तेफाक नहीं था और मैंने इसका बरमला अजहार भी किया। आपको जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से इख्तिलाफात तो हुए थे आपके एस्टेब्लिशमेंट से? नहीं, कोई इख्तिलाफ कभी नहीं हुआ? नहीं। जब आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हैं मेरे नवाज शरीफ, जी बिल्कुल, पार्लियामेंट में कभी मुझे कोई इख्तिलाफ बात, नहीं कभी कोई बात नहीं। सो यू हैड अ स्मूथ सेलिंग? जी बिल्कुल, मुझे 10 महीने ना मियां नवाज शरीफ ने कोई हिदायत दी, ना मुझे कभी बाजवा साहब ने कोई दरख्वास्त भी की हो कि जनाब ये काम ऐसे कर दें। सो ये थोड़ा सा ऑड है क्योंकि मरियम नवाज भी जो 5 लोगों का नैरेटिव बना रही हैं उसमें जनरल बाजवा शामिल हैं। जो खान साहब की नाराजगी की लिस्ट है उसमें भी जनरल बाजवा, तो ये आपसे आगे वाले प्राइम मिनिस्टर और आपके बाद वाले प्राइम मिनिस्टर दोनों नाराज हैं, सिर्फ आप खुश हैं। तो मैं खुश नहीं हूं। मैंने आपको जिक्र किया कि मुझे उन्होंने कोई ऐसी बात मुझसे नहीं की। जो बातें उस वक्त हुई हैं उनका भी जिक्र कर देता हूं। ठीक। बलूचिस्तान गवर्नमेंट तोड़ी गई, गायब हो गई जी। मैं बलूचिस्तान गया, वहां कोई आदमी नहीं था, गायब, सिर्फ एक डिप्टी स्पीकर यही से गायब हो गई थी, पूरी असेंबली गायब थी, रन अवे असेंबली। जी। सिर्फ एक डिप्टी स्पीकर वहां मौजूद थी। तो राइला दुरानी साहिबा वहां पर मौजूद थी, बड़ी परेशान थी, और गवर्नर साहब मौजूद थे, अचकजई साहब। सिर्फ 2 आदमी मुझे मिले पूरे कोयटा में। इस तरह यहाँ धरना हुआ, उसके क्या मुहर्रकात थे वो भी सब तारीख का हिस्सा है। सेनेट के इलेक्शन बलूचिस्तान में चोरी हुआ, यहाँ पर सेनेट का चेयरमैनशिप का इलेक्शन चोरी हुआ, और मैं जितना सब इजाज़त रहा मैं उसके बाद सेनेट नहीं गया। मैंने कहा कि जहाँ पर इलेक्शन चोरी करके लोगों को बैठाया गया है, जहाँ पर चेयरमैन सेनेट जो है वो अवाम का नुमाइंदा नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। सब बाप पार्टी ये सब हुए, ये नुकसानदेह हुए मुल्क के लिए। पार्टी के लेकिन हमने कोशिश की कि एक वर्किंग रिलेशनशिप हो और वो चलती रही। ठीक। आप ये देख लें कि हुकूमत की मुद्दत पूरे होने के 3 हफ्ते कबल मुल्क में आईनी तरमीम हुई। आईनी तरमीम से मुश्किल कोई प्रोसेस नहीं होता, 2/3 अक्सरियत। लेकिन शायद सब सॉरी मुखल होने का, जो आपने तमाम बातें बताई हैं ये काफी सीरियस मसाइल थे उन कुछ महीनों में जब आप प्राइम मिनिस्टर जी थे। जी जी। सो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि स्मूथ सेलिंग थी? नहीं, मैं देखिए, मैंने आपको जिक्र कर दिया ना कि क्या मुश्किलात वहां पर एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया। ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट ही करती है मुल्क के अंदर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो यही कहते हैं कि ये सब एस्टेब्लिशमेंट, तो ये आप भी यही कहते हैं। बहरहाल मैंने इन बातों का भी इजहार जो है वो बाजवा साहब को कर दिया था। अच्छा, आपने कहा कि ये क्योंकि जी, मैंने उनसे कहा जी ये मामला दुरुस्त नहीं है, ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। बहरहाल सो क्या तो मुदाखलत हो रही थी आपकी प्रीमियरशिप? आप उसको मुदाखलत कहें, मैं अब आपको सबूत मुहैया करूं तो मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है कि अब किसने बलूचिस्तान में वोट खरीद लिए और सेनेटर बना दिए, चेयरमैन सेनेट कैसे बना, बलूचिस्तान की हुकूमत कैसे तोड़ी गई, ये सब तारीख का हिस्सा है। लेकिन मुल्क चलता रहा, हमारी एनएससी की मीटिंग्स होती थी। सर सुपर किंग तो आपके ज़माने में भी मुझे वही लग रहे हैं। फिर सर सुपर किंग एक शख्स नहीं होता। फिर 2018 के इलेक्शन नाअहल हो गए जी, 2018 अपना जमाना खुद बता दिया, इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई तो कैसे वो हल जी, फिर आप उसको मुआवजा करें 2000 से। ठीक, जब पूरी एक मार्शल नहीं था लेकिन हुकूमत पूरी जनरल मुशर्रफ चलाते थे, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर जी। तो वहां से आप यहां तक पहुंचे थे, इस सफर को जारी रहना चाहिए। ठीक है। 2018 के इलेक्शन ने ये बड़ा एक वाटरशेड है, वहां पर जो कुछ हुआ 2018 के इलेक्शन में, इसने मुल्क के मामलात को बिल्कुल तबाह करके रख दिया। आज सियासत की हालत देख लें, मईशत की हालत देख लें, आज मुल्क की सोसाइटी की हालत देख लें। इस
सारे मामले का अगर कोई एक वजह है वो 2018 के इलेक्शन की चोरी है। सो वो भी मुदाखलत ही थी। जी, इलेक्शन मुदाखलत ही होती है। सो बेसिकली आप ये बात तो फिर मान रहे हैं कि मुदाखलत करते हैं, क्योंकि ये तमाम टेन्योर में मैं मान रहा हूँ। अब ये आप इसको तारीख बताएगी कि ये इदारा कर रहा था या शख्स कर रहा था या क्या सोच इसके पीछे कार फरमा थी, ये बातें वहां से पता चलती हैं। हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे। इमरान खान साहब जब तक हुकूमत में थे, वज़ीर-ए-आज़म थे, कोई बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने जनरल बाजवा के रिटायर होने का इंतज़ार किया और उसके बाद हर किस्म के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। तो इन इल्ज़ाम की मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं है। जब ये वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त बात करते या उनकी बात ना मानते तो मैं इमरान खान साहब। लेकिन वीओएनसी पे तो आप भी अगेंस्ट थे। किसके? वीओएनसी के। नहीं, मैं वीओएनसी का अगेंस्ट नहीं था, मैं हुकूमत बनाने के अगेंस्ट था। सो कोई तो पुश करके लाया आपको उसके बाद हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, आप इलेक्शन में जाएं। बट वीओएनसी तक आप समझते थे कि ठीक है। जी, वो वीओएनसी अब आपको ये पता चला। देखिए, वीओएनसी एक जमहूरी आईनी अमल है। उससे पहले एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हुआ था, जो कि आपके सामने आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने वाला और उसको वोट पूरे करने वाला दोनों कह रहे हैं कि हमने ये काम किया है। जब बाजवा साहब कहते हैं मैंने बंदे पूरे किए और इमरान खान कहते हैं जी इन्होंने बंदे पूरे किए। ठीक। इमरान खान साहब की सिर्फ शिकवा ये है कि जनरल बाजवा ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम नहीं किया। वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिकन को भी इन्वॉल्व किया। अमेरिकन तो पहले तो अमेरिकनों ने कराया था ना। नहीं, अब नहीं। फिर 6 महीने बाद हमें याद आया कि नहीं, ये बाजवा साहब सुपर किंग थे और वो काम ये कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि अमेरिकन को बताया गया कि मैं एंटी अमेरिका हूं। मुझे इसका इल्म नहीं है, हो सकता है। देखिए, मैं हर तीसरे चौथे महीने बयान बदल जाता है ना। कल को और बयान आ जाएगा, फिर वो भी सुन लेंगे। सो आपके ख्याल से ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मुझे क्या पता है जी। आपस में वो दो कुछ करते रहे हैं। जब इकट्ठे थे तो बड़े खुश थे दोनों, बाद में दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। वैसे तो मुल्क पूरा तमाशा देख रहा है। ऑन अ सीरियस नोट, अगर वाकई जनरल बाजवा और खान साहब इकट्ठे थे, अगर वाकई एक आप 2018 के इलेक्शन की बात करें, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जनरल बाजवा अकॉर्डिंग टू खान साहब देन केम टू यू, आपकी पार्टी और तमाम पार्टी से उन्होंने कहा खान साहब को हटाना है? क्या सिर्फ मुझे कोई इल्म नहीं। हमारे पास जनरल बाजवा आए हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, सबके सामने हुआ। कौन से लोग यहाँ पर आए वो भी सबके सामने हैं, उनसे पूछ लें। अगर जनरल बाजवा ने भेजा था तो ये आइन में मुदाखलत है। इसलिए ये बातें तारीख तक छोड़ दें। आज इसके बहुत से आपको पहलू इसके मिलते हैं। जो लोग पहले बात नहीं करते थे आज हर किस्म की बात करते हैं। तो ये रवाज के जब इंसान इक़्तिदार में ना हो तो हर चीज़ का इल्ज़ाम उस पर लगा दें, मैं इससे ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करता। राइट। हम जब वो इक़्तिदार में थे उस वक्त बात कर लेते। आपकी बात होती है जनरल बाजवा से अभी? नहीं, मेरी कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी कोई बात नहीं। मेरी उनसे हुकूमत छोड़ने के बाद 3 मीटिंग्स हुई हैं। एक 2018 के नवंबर में, ठीक, और 2 नवंबर 2022 में। उसके बाद आपकी कोई मीटिंग नहीं? ना उस इस बीच में 4 साल कोई मीटिंग हुई और ना ही उसके बाद। नवंबर कौन से ईयर? 2018 उनकी दरख्वास्त पर, और नवंबर 2022, विच इज वेरी रीसेंट। जी, वेरी रीसेंट। उसमें क्या उसकी स्पेसिफिक वजह थी, मैं खुद अपने मीटिंग उनसे की थी। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल था जिधर हम जा रहे हैं वो मंजिल कोई मुल्क के मुफाद में नहीं है। वो बात को रहने दें। एक्सटेंशन ना लें, आपने ये कहा उनको? जो भी बात हुई है, यही कहा है, जो बात हुई है उसको रहने दें। मैं ये उनके और मेरे दरमियान है, अगर वो बात करेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। सब तो बात हो गई। नहीं, मैंने कहा बिल्कुल मुलाकात हुई है, 2 दफा मुलाकात की है मैंने उनसे। मुलाकात की है, कहा कि एक्सटेंशन उनको, बिकॉज हमने इकट्ठे काम किया था। मान गए आपकी बात? नहीं माने या नहीं माने ये वक्त बताएगा। आपने ये अपने तय, ये तारीख में छोड़, बिल्कुल अपने तय। आपको किसी ने नहीं कहा मैसेज लेके? नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो यू डिड इट ओनली फॉर पाकिस्तान? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये मैंने जिम्मेदारी को महसूस किया और मैंने उनसे मुलाकात, मुझे छुपने की जरूरत नहीं थी। राइट। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये कहा गया। नहीं, वो भी अब्दुल हक साहब ने माजरत कर लिया कि फिर दोबारा ट्वीट कर दी, फिर डिलीट कर दिया। में कोई और आदमी था, वो कोई था लेकिन नाम ले लिया, किसी और का जिक्र कर रहे। वो कौन थे ये नहीं बताया उन्होंने, बताएंगे। जादुल हक साहब मेरे कोई 55 साल के दोस्त है। ओके। तो वो इस किस्म के बयान देते रहते हैं। तो आप तो ओपनली गए, क्योंकि जो खान साहब की पूरी मुलाकात का अहवाल लिखा है जावेद चौधरी साहब ने, उसमें उन्होंने कहा लोगों को हटा दिया गया था ताकि कोई विटनेस ना हो। Was there any witness? देखिए, मैं जब
नवंबर 22 में मुलाकात हुई है, हम इक़्तिदार में थे। जी जी ठीक है, बिल्कुल। तो जो इक़्तिदार में होता है उसको छुपने की जरूरत नहीं होती। राइट। वो आर्मी चीफ थे, मैं इस पार्टी का एक सीनियर आदमी था, मेरे पास कोई ओहदा नहीं था। मैंने ये महसूस किया कि जिस तरफ हम चल पड़े हैं तो ये वही मामला होगा जो माजी में भी होता रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि चले कम से कम जो मैं हिस्सा डाल सकूं मैं इसमें डालूं। सो पसंद तो नहीं आई होगी बात जनरल बाजवा को? मैंने भी बड़ी खुल के बातें की, उन्होंने बड़ी खुल के बातें की। मैं उनका मशहूर हूँ कि उन्होंने कोई जेल में नहीं डाल दिया मुझे। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, डाला जा सकता नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। राइट। अब लेकिन कुछ जो उन्होंने कहा कोई जुमला बता दें। नहीं, वो देखिए ये मेरे के दरमियान है, कोई इसमें ऐसी बात ये तो नहीं कहा कि हमने कोई जाती बात नहीं की। हमने डिस्कस किया कि जहाँ पर हालात पहुँच गए उनका हल क्या है, और मैंने अपनी बड़ी खुलकर राय का इज़हार किया, उन्होंने अपने बातों का बड़ी खुलकर इज़हार किया। खान साहब का कोई जिक्र हुआ? नहीं, खान साहब बिल्कुल ही नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब का? नवाज शरीफ साहब का भी उस मामले के अंदर जिक्र नहीं हुआ। सो उसके बाद एक कॉल भी आई अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स जिसमें ये बताया गया जो आपने बताई बात, क्या सिर्फ आप ही थे अकेले जो ये बता रहे थे? नहीं, मैं उसमें नहीं, हो सकता और लोग भी हों, मुझे उसका इल्म नहीं है। मैंने किसी से बात नहीं की और ना ही मुझे किसी ने कहा जी आपको पैगाम लेकर जाएं। मैंने खुद महसूस किया, मेरा एक वर्किंग रिलेशनशिप थी जनरल बाजवा के साथ, तो मैंने कहा ठीक है 4 साल के बाद मैं कम से कम अपना किरदार तो अदा कर दूं कि कल कोई ये मुझे तशदगी ना रहे कि एक मौका था और मैंने अपना हिस्सा नहीं डाला उस मामले को हल करने में। सो ये वो मीटिंग तो नहीं है क्योंकि जिस पे मियाँ साहब नाराज हो गए थे, ये वो वाली नहीं है? नहीं, नाराज किससे? कुछ मीटिंग पे इतराज किया मियाँ साहब ने कि आपने ये मीटिंग क्यों की? नहीं, नॉट विद जनरल बाजवा बट कोई आपकी मेरी मीटिंग कुछ मीटिंग्स के ऊपर? मेरी किसी मीटिंग में मियाँ साहब ने कभी नहीं किया? कुछ आपकी मीटिंग्स हुई मुख्तदर हलकों में जिसको मियाँ साहब को लगा किसी मुख्तदर हल्के से कभी मीटिंग नहीं हुई? कभी भी नहीं हुई। 2018 में मेरी मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा से, राइट, ऑफिस छोड़ने के बाद, जिसमें मैं और मिफ्ता इस्माइल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब थे। ठीक है। और वो इकॉनमी के हवाले से उन्होंने मीटिंग मांगी थी कि मुझसे आके जरा बात कर लें, तो हमने कहा ठीक है। सर ये क्विकली बता दें, इसहाक डार साहब, वेयर डिड ही गो रॉन्ग? देखिए, वेयर डिड ही गो राइट, वेयर डिड ही गो रॉन्ग, ये तारीख ही बताएगी आपको क्या उनके फैसले दुरुस्त थे या गलत थे। राइट। आप में राय, जो आदमी काम कर रहा होता है वो ही जानता है कि उसके फैसलों के पीछे क्या वजह है। तो इसहाक डार साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये बात उन पर छोड़ दें, उनको हम उनके रिजल्ट्स पे ये असेस कर सकते हैं कि उनके रिजल्ट्स जो थे वो ठीक थे या नहीं थे। हम डिफॉल्ट कर सकते हैं? देखिए, डिफॉल्ट का खतरा आपको रहता है, आपके बड़े सीरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ये मामला मैनेज हो जाएगा। राइट। एंड आप उस बात पे कायम है कि अगर आप कभी प्राइम मिनिस्टर बने तो मिफ्ता इस्माइल विल बी योर फाइनेंस मिनिस्टर? मुझसे अगर आप ये पूछेंगे कि अगर आप वज़ीर आज़म हों तो आपका वज़ीर ख़जाना कौन होगा, तो मैं आपको कहूँगा कि मिफ्ता इस्माइल होगा। राइट, ओके, थैंक यू सो मच। बहुत आपने डिटेल में हमसे बात की। शाह खाकान अब्बासी साहब, हम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वाज टॉकिंग टू अस। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू गिव योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।